अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, तो बाहर वहाँ पे भुट्टो शहीद की तख्ती लगी हुई है, बीबी शहीद की तख्ती लगी हुई है। तो वहाँ पे जब ग्रुप फोटो बन रहा था तो ये मतिउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इन्होंने भी यही बात काजी साहब से दोहराई कि सर अब आप तो चीफ जस्टिस भी बन गए हैं, तो ये जिनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं ये आइन के खालिक हैं, आप इनको इंसाफ कब दे रहे हैं? मैं और साकी साहब उनके साथ इनरोलमेंट कमेटी में थे, और जो वकील आके कहता था मैं क्रिमिनल काम करता हूं, तो उनसे सबसे पहले पूछते थे आपने भुट्टो साहब वाली जजमेंट पढ़ी है, और उसमें आप विटनेस है, आपसे भी पूछा था, और साथ कहा था इसमें क्या क्या लकूनाज है, और वो पूछते थे पेज कितने हैं, उसमें कौन सी गलती है। तो अगर साफियों के साथ उन्होंने वादा किया है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर से टेकअप करेंगे। बड़ी अहम खबर आपको देने जा रहे हैं, जो आज से तकरीबन 44 साल पहले एक जुल्म हुआ था एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ। इस सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में एक मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मशकूक मुकदमे में उसको सज़ाए मौत दी थी, और उस सज़ाए मौत पे अमल दरामद भी हुआ, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। उसके बाद उस फांसी के बाद तकरीबन 9 साल तक जनरल ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1979 में फांसी से तकरीबन 3 साल पहले 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, और उसके बाद फिर उन पे एक कत्ल का मुकदमा बना, और उस मुकदमे में हाई कोर्ट का एक ख़ुसूसी ट्राइब्यूनल बना, और हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल ने उनको सज़ाए मौत दी। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो 4-3 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ाए मौत बरकरार रखी, और फिर जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, उस नज़रसानी की दरख्वास्त पर तमाम जजों ने तकनीकी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलने से इनकार किया। ये वो फ़ैसला है जिसको पाकिस्तान की तारीख़ आज भी एक अदालती कत्ल यानी जुडिशल मर्डर के तौर पे याद रखती है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आम तौर पे बार बार उनका हवाला दिया जाता है दूसरे मुकदमात में भी, मगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट में अब उसका ज़िक्र करना भी एक जुर्म है, एक अखलाकी जुर्म है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में आम तौर पे उस फ़ैसले का हवाला नहीं देती, क्योंकि वो एक जनरल ज़िया-उल हक़ के फ़ौजी आमर की एक अमरीत का दौर था, और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को 4-3 की अक्सरियत से बरकरार रखा था, उनमें से एक जज जस्टिस नसीम हसन शाह, जो बाद में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जो बने थे उनके सुसर थे, तो जस्टिस नसीम हसन शाह ने इफ्तिखार अहमद खान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से उनको इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो उन्होंने फांसी बरकरार रखी थी उसकी वजह वो दबाव था जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर डाला गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर ये है कि 1979 में किए गए अदालती कत्ल के ऊपर 2011 में जो आसिफ अली ज़रदारी की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसने जो सदारती रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट को, उस रेफरेंस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फ़ैसले को बदले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में और तारीख़ के कागज़ी रिकॉर्ड में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में फांसी थी, और वो तकनीकी एतबार से कातिल के तौर पे कानून की किताबों में उनको याद रखा जाता है, मगर तारीख़ की किताबों में उनको मकतूल के तौर पे याद रखा जा रहा है, और उनको मज़लूम के तौर पे याद रखा जाता है, और वो फांसी चढ़ने के बाद आज तक एक हीरो के तौर पे पाकिस्तान की कौम उनको याद करती है। तो सदारती रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि अपने उस फैसले को बदलें, उस पर नज़रसानी करें
और सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि 1979 में 4 अप्रैल 1979 को जो फांसी दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एक अदालती कत्ल था। तो ये एक रेफरेंस 2011 का आया हुआ है और आज 2023 हो गई है, आज तक वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में किसी चीफ जस्टिस ने इसको दोबारा लगाया नहीं। ये रेफरेंस जब आया था उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। उसके बाद बहुत से चीफ जस्टिस साहिबान आए, जिनमें चीफ जस्टिस अनवर ज़ई जमाली, चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क, चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जिन्होंने बड़ी नज़म लिखी जस्टिस फॉर ऑल, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, अंग्रेज़ी में बड़ी ट्यूनें बनाई गई उसकी। उन्होंने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस को दोबारा, हालांकि ये सदारती रेफरेंस था, सदर मुमलिकत की तरफ से भेजा गया था, उसको टेकअप नहीं किया, उस पर कोई राय नहीं दी। और फिर उसके बाद आपको पता है जिस कमाश के और जिस किस्म के चीफ जस्टिस साहिबान आते रहे, जिनमें जस्टिस साकिब निसार हैं, जस्टिस गुलजार अहमद हैं, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा हैं, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं, किसी भी चीफ जस्टिस ने उस सदारती रेफरेंस को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत का फ़ैसले पे ऊपर नज़रसानी का रेफरेंस था, उसको टेकअप नहीं किया। अब जाके मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस रेफरेंस को टेकअप करने का फ़ैसला किया है और ज़रा ये बता रहे हैं कि ये तजवीज़ है कि आइंदा हफ्ते मंगल को ये रेफरेंस जो है टेकअप हो सकता है। और ज़रा ये कह रहे हैं कि ये एक लार्जर बेंच हो सकता है, 9 जजों का बेंच भी हो सकता है। माजी की और तारीख़ की एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे पाकिस्तान के अवाम के साथ हुई, जो इस नस्ल के साथ हुई, उस गलती की दुरुस्तगी के लिए अब ख़बरें हैं कि वो रेफरेंस भी लगाया जाएगा। कुछ अर्सा पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत पे, इसी जगह पे वो आए, और वो ख़ुसूसी तौर पे इसलिए आए थे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की मरकज़ी दरवाज़ा है, मेरे बाएं जानब ये जो एक तख्ती लगी है, ये आप देख रहे हैं, ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की तख्ती। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत की बुनियाद रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की इमारत, सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस इमारत की जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने हाथ से बुनियाद रखी इस्लामाबाद के अंदर, उसी इदारे ने, उसी इमारत ने, इस इमारत ने तो नहीं, ये क्योंकि उस वक्त ये रावलपिंडी में होती थी, उसी इदारे ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का अदालती कत्ल किया। तो ये तख्ती आज भी एक एतराफ़ गुनाह के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की इमारत की पेशानी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की तख्ती लगी है। और इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरी दाईं जानब ये एक और छोटी तख्ती है जो आप देख रहे हैं, ये है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम की तख्ती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब सुप्रीम कोर्ट की इमारत जहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई तो उस वक्त इस इमारत की इनाग्रेशन की, इसका इफ्तिताह किया। तो एक तरफ बाप की तख्ती है, दूसरी तरफ बेटी की तख्ती है, और दोनों ही कत्ल हुए, एक अदालती कत्ल हुए और एक जो है वो दहशतगर्दों के हाथ 27 दिसंबर 2007 को कत्ल हुई उनकी बेटी। और दोनों की जो नामों की तख्तियाँ हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगी हैं। ये दुनिया में शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने उन अफराद के नामों की तख्तियाँ हैं कि जिन अफराद को, एक को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद कत्ल किया हो और दूसरे बदकिस्मती से दूसरे जो शख्सियत हैं बेनज़ीर भुट्टो, उनके जो कातिल हैं, उनके कातिलों को भी सुप्रीम कोर्ट से अभी तक बेनज़ीर भुट्टो को भी इंसाफ नहीं मिला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान थे उनको उनको जो है लाहौर हाई कोर्ट से अदम सबूत की बुनियाद पे उनको बरी किया गया था। तो अभी तक जो है उस केस का भी अपनी फ़ैसला नहीं हुआ। तो अब ये जो रेफरेंस सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, उस रेफरेंस में तकनीकी एतबार से कहा क्या गया था, उस रेफरेंस के अंदर कुल 5 सवाल उठाए गए थे। वो 5 सवाल क्या थे जो सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए थे? इससे कि मैं पहले कार्रवाई बता दूं, जो आखिरी कार्रवाई हुई थी ये है अप्रैल 21, 2011 को जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई थी, उसमें ये कहा गया था, ये फ़ैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है वो बाकायदा इस सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। और
फिर उसके बाद एक खसूसी काबीना कमेटी में एडवोकेट बाबर अवान को वकील मुकर्रर किया गया था। 2011 में जब एडवोकेट बाबर अवान पीपल्स पार्टी में होते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बुनियादी सवाल रखे थे जो सदारती रेफरेंस में जिनको दर्ज किया गया था। और उस बेंच के ऊपर कौन लोग बैठे थे 2011 में? चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस सायर अली, जस्टिस गुलाम रब्बानी, ये 3 रुकनी बेंच था। और उन्होंने इब्तदाई समाअत की और फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ये इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाया जाएगा जो इसकी समाअत करेगा। मगर ये जो प्रोसीडिंग थी, ये अप्रैल में जो हुई थी, ये 2 मई तक मुलतवी हुई थी। उसमें उस प्रोसीडिंग के अंदर 10 सीनियर जूरिस्ट को, मारूफ कानूनदानों को नामज़द किया गया था। चारों सूबों से उनका ताल्लुक़ था कि वो सदारती रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करेंगे। और वो जो मारूफ कानूनदान थे वो अली अहमद कुर्द थे, एडवोकेट तारिक महमूद थे, एडवोकेट अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो आइन के खालिक थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर कानून भी थे। फिर फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम थे, वो भी बहुत मारूफ कानूनदान, वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। और फिर खालिद अनवर थे और मखदूम अली ख़ान का नाम था बतौर अमाइकस क्यूराई। फिर SM ज़फ़र थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। एतज़ाज़ एहसन हैं जो कि अभी भी हयात हैं और वो सीनियर लॉयर हैं। फिर बैरिस्टर ज़हूरुल हक थे और अब्दुल लतीफ़ आफरीदी जो अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये इन वकला की जो फ़हरिस्त थी जिन्होंने मुआवनत करती थी, इनमें से भी 4-5 वकला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 11 साल गुजर गए। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस वक्त जो सदर थी आसमा जहांगीर, वो भी इस दुनिया में नहीं थे। और उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल हैं मौलवी अनवारुल हक, वो अभी हयात हैं और उनको भी कहा गया था अटॉर्नी जनरल को कि वो मुआवनत करेंगे। 2011 की कार्रवाई है। और फिर चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी कहा गया था कि वो मुआवनत करेंगे। अब इस सदारती रेफरेंस में वो 5 सवाल क्या थे जो उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से अपने रेफरेंस में। सबसे पहले तो ये सवाल था कि क्या जो लाहौर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसले हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो ट्रायल में दिए गए हैं, क्या वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मयार पे पूरा उतरता है? वो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो कि आइन के आर्टिकल 4(1) और 2(a) जिसमें कहा गया है कि हर इंसान का हक़ है कि वो कानून के मुताबिक उसका सलूक किया जाए। और फिर आर्टिकल 8 जिसमें कहा गया है कि कोई भी कानून जो इंसानी हकूक़ के मुनाफी है वो गैर आइनी होगा। और फिर आर्टिकल 9 इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का जो है। फिर 10(a) जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इंसाफ के मुताबिक सलूक है। और फिर आर्टिकल 14 के डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि किसी इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है उसका तहफ़्फ़ुज़। और फिर आर्टिकल 25 के तमाम इंसानों के साथ बराबरी का सलूक हो। क्या इन मयारात के ऊपर क्या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल हुआ था वो पूरा उतरता है? और अगर इस मयार पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल पूरा नहीं उतरता तो फिर इसके क्या आइनी नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था जो सदारती रेफरेंस में उठाया गया था कि क्या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी, क्या वो सज़ाए मौत जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत दी गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो है वो तमाम अदालतों पे बाइंडिंग है या तमाम अदालतें उस फ़ैसले को मानने की पाबंद हैं? और क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई थी, क्या वो कोई असूल ऐसा तय कर रहा है कि जिस असूल को मानने की तमाम हाई कोर्ट जो हैं वो पाबंद हैं? और ख़ास तौर पे जो आइन का आर्टिकल 89 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फ़ैसले तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो मानने की पाबंद हैं। तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई सज़ाए मौत का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है, क्या तमाम हाई कोर्ट उसको भी मानने की पाबंद हैं? और अगर वो उस फ़ैसलों को मानने की पाबंद नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब होगा? उसके बाद तीसरा सवाल जो पूछा गया सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से, वो ये था कि क्या मखसूस हालात में जो सज़ाए मौत दी गई थी 1979 में, क्या वो उसका कोई जवाज़ था? और क्या उस सज़ाए मौत को कत्ल अमद यानी डिलिबरेट मर्डर करार दिया जा सकता है? ख़ास तौर पे ऐसे हालात में कि जो जजेस हज़रात थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़
नफ़रत के या तासुब, शदीद तासुब भी रखते थे? ये तीसरा सवाल है। फिर चौथा सवाल जो सदर आसिफ जरदारी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया है, क्या वो इस्लामिक कवानीन और कुरान मजीद और सुन्नत रसूल जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक है, और अगर है तो क्या जो ये जो सज़ाए मौत का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का 1979 का, क्या उसमें अफसोस का इजहार करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने उस फ़ैसले को वापस ले सकते हैं? और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटेंस है, यानी नज़रिया इजहार अफसोस जो है या शर्मिंदगी जो है, ये उसके क्या कानूनी नताइज हो सकते हैं? और आखिरी सवाल ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जिन नताइज पे भी पहुँचेगी या जो शवाहिद जिनका वो जायज़ा लेगी, तो उन तमाम शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद क्या 1979 में सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दे सकती थी या उसको देनी चाहिए थी? तो ये 5 सवाल हैं जो इस सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से भी पूछे गए थे, और आज 11 साल बाद अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ज़राए ये बता रहे हैं कि एक लार्जर बेंच जो है इस रेफरेंस की समाअत करेगा। ये तारीख़ की वो गलती है जिसको अगर बर वक्त दुरुस्त कर लिया जाता, या इवन के 11 साल पहले भी कर लिया जाता, तो शायद पिछले 11 साल में हमारी सिविलियन हुकूमतों को, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चाहे वो PTI की हुकूमत थी, उन हालात से न गुज़रना पड़ता जिन हालात से ये कौम और ये सिविलियन हुकूमतें गुज़री हैं। फिर शायद जनरल राहील शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जैसे साजिशी किरदार जो हैं, शायद वो कुछ सबक सीख लेते। मगर ये तब होता कि 2011 में चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या उनके बाद आने वाले चीफ़ जस्टिस साहिबान इस रेफरेंस के हवाले से अपनी गलती का एतराफ़ करते और कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला देते कि जिसके बाद किसी फ़ौजी आमिर को, ताले आज़मा को ये जुर्रत ना होती कि सिविलियन हुकूमतों या वज़राए आज़मों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करता। तो ये रेफरेंस जो है अब आइंदा हफ्ते लगेगा। मतीउल्लाह जान MJ TV आपको इस हवाले से जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।